गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम अपनी इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा जी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए इसका चैप्टर नंबर 11 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। देखिए, चैप्टर का नाम है इन्वेस्टमेंट मॉडल्स और इसके लिए हम सबसे पहला जो टॉपिक है उसे डिस्कस करेंगे, जो कहता है ट्रेडिशनल मॉडल्स कि हमारे पहले जब इंडिपेंडेंस वगैरह के टाइम पे क्या हाल था, कैसे मॉडल्स थे। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की, तो ये जो है वो ज़्यादातर ग्रोथ के आसपास ही घूमता रहता है। अब आप कहोगे कि मैक्रो क्या होता है। देखिए, मैक्रो का मतलब होता है जो एक चीज़ हम कलेक्टिवली देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए माइक्रो है, माइक्रो और मैक्रो दो वर्ड है। माइक्रो का मतलब है इंडिविजुअली, अगर हम जब कोई चीज़ देखें, जैसे कि कोई फर्म को देखें, कोई इंडिविजुअल को देखें, तो हम उसको माइक्रो के अंदर देखते हैं। लेकिन मैक्रो जब MA हो जाता है, मैक्रो का है कि मतलब जब हम कोई चीज़ कलेक्टिवली देखते हैं, कि मतलब यहाँ सारी फर्म्स के बारे में हम बात करें या बहुत सारे सिटीजन्स के बारे में, सारे इंडिविजुअल्स के बारे में बात करें, तो वो मैक्रो के अंदर आता है। समझ गए? तो जब भी हम किसी कंट्री की ग्रोथ वगैरह निकालेंगे तो माइक्रो तो निकालेंगे नहीं, मैक्रो ही निकालेंगे, सबको देख के चलेंगे। तो वैसे ही जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है वो ग्रोथ मॉडल के जो है आसपास रिवॉल्व करता है, आसपास घूमता है। और जो ग्रोथ है वो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ एक फंक्शन है दोनों ही, सेविंग्स का और इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, क्या फंक्शन है? सेविंग्स का भी है और इन्वेस्टमेंट का भी है। लेकिन जब हमारा पहले की बात करें, जब हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, मतलब हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन नहीं किया था सबके लिए, तो यहाँ पे उस टाइम पे ज़्यादातर जो है वो सेविंग्स से डिटरमाइन होती थी क्या हमारी ग्रोथ है क्या नहीं है। समझे? ये तो बाद में आया ना, LPG रिफॉर्म्स तो 1991 में आए, वो तो बाद की बात है। पहले की बात बता रहे हैं, मतलब इंडिया जब अपनी शुरुआती सालों में था, जब हम आज़ाद हुए ही थे नए नए, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ही कम सेविंग्स हुआ करती थी। और कम सेविंग्स थी तो कम इन्वेस्टमेंट होता था, और कम इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या होती थी? कम ग्रोथ होती थी। तो तीनों चीज़ें कम 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 होने लग गई थी। इंडिया, ये माना जा रहा था उस वक्त की बात है, कि एक लो ग्रोथ साइकिल में फंस गया है और इस साइकिल से फिर ये बाहर नहीं निकल पाएगा। और उस समय उसको नाम भी दिया गया था इस साइकिल का, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ये सब कुछ हमने डिस्कस करा है पहले वाले, वही मैंने बताया ना आपको इंक्लूसिव चैप्टर में। इंक्लूसिव ग्रोथ जो चैप्टर था उसके अंदर हमने सब डिस्कस करा है। तो स्टार्टिंग में इंडिया के साथ ये हुआ था। और इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर कैसे डिटरमाइन होता है? ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग से। और दूसरी बात, जो इन्वेस्टमेंट है वो लार्जली जो है वो सरकार कर रही थी। समझे? इन्वेस्टमेंट ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग से डिटरमाइन होता है और ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है वो सरकार जो है वो कर रही थी। एक्सेस स्पेंडिंग ओवर अबव सेविंग्स रिजल्टेड इन द डिफिसिट इन सच इकोनॉमीज। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर भैया एक्सेस कर दोगे, मतलब सेविंग से ज़्यादा खर्चा कर दोगे, तो क्या होगा? कि डेफिसिट हो जाएगा। तो यही यहाँ पे ऐसी इकोनॉमीज में होता है, जब यहाँ पे सेविंग्स तुम्हारे पास कम है, खर्चा तुम ज़्यादा कर दोगे, तो ऑब्वियसली बात है कि डेफिसिट में आप फंस जाओगे ना, डेफिसिट हो जाएगा, कमी पड़ जाएगी तुम्हारे पास में। अब देखो, ये यहाँ पे अगर मैं सेविंग्स को डिफाइन करने की बात कर दूं, तो आप कैसे कहोगे सेविंग्स क्या होती है? पता होगा भैया, मम्मी से पूछ लो, खुद से पूछ लो, पापा से पूछ लो, दुनिया वालों से पूछ लो। सेविंग क्या है? कि इनकम जो तुम्हारी है और जितना तुम खर्चा कर रहे हो, एक्सपेंडिचर कर रहे हो, उसके बीच का बचा हुआ हिस्सा। मान लो सैलरी अब आपकी है 30,000 रुपीज़ और खर्चा आपका है 20,000 रुपीज़ का, तो 10,000 रुपये जो बच रहे हैं वो एक तरीके से आपकी सेविंग्स है। समझ रहे हो? सेविंग्स है। जब तक के लिए पबिंग क्लबिंग नहीं कर रहे हो तब तक सेविंग्स ही है। अब मामला क्या है कि ये सेविंग्स कई तरह की हो सकती है। ये फाइनेंशियल सेविंग हो सकती है। अब आप कहेंगे फाइनेंशियल सेविंग क्या है? फाइनेंशियल सेविंग जब आप उठा के इस पैसे को जाके बैंक में डालो, या फिर आप सरकार की सिक्योरिटी शेयर्स खरीद लो, बॉन्ड्स खरीद लो, डिवेंचर्स खरीद लो, इंश्योरेंस, पेंशन फंड कुछ भी ले लो, तो ये फाइनेंशियल सेविंग के अंदर आ जाएगा। बट यहाँ पे कैश नहीं है यहाँ पे आपके पास में। ठीक है, बॉन्ड्स है, डिवेंचर्स है, सब में आपने पैसा लगा दिया। और दूसरा होगी फिजिकल सेविंग। ठीक है, एक तो फाइनेंशियल हो गई, दूसरी हो गई फिजिकल सेविंग्स, जैसे कि आपने असेट्स, जैसे कि रियल एस्टेट में, या फिर गोल्ड खरीद लिया, सोना खरीद लाया, आओ बेटा इस पर पैसे बचे हैं, कमोडिटीज कुछ सामान खरीद लिया ऐसा अपने लिए, तो ये सारा कुछ हो गया आपका फिजिकल सेविंग्स में। ठीक है, अब सेविंग्स जो है ये हाउस होल्ड सेक्टर में भी हो सकती हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हो सकती है, इवन थ्रू द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट, लाइक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वगैरह में भी हो सकती है। पोस्ट ऑफिस वगैरह में जाते हैं ना लोग पैसे जमा करने के लिए, तो कई जगह हो सकती है। घर में भी रखा रह सकता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी रखा सकता है, या फिर आप कह सकते हो कोई डिपार्टमेंट, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वगैरह में रखा जा सकता है, कहीं भी रखा जा सकता है। हालांकि अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो 70% जो कि सेविंग्स है ये हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर रखी गई है। जैसे कि आप जानते हैं, चुप्पे से तिजोरी में रख दो, बताना किसी को नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इट कैन वेल बी नोन दैट इंडिया क्या है, एक
हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग्स ड्रिवन इकोनॉमी है, जो कि हम आप सब जानते हैं, बहुत ही कॉमन बात है, तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि कोई पूछे इंडिया कैसी है तो भाई बोल दो हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग्स ड्रिवन इकोनॉमी है, घर घर में पैसा रखा रहता है चुप्पे से। अब जो रिसेंट इंक्रीज हुआ है सेविंग के अंदर रिफॉर्म्स के बाद, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। फिर समझिए, कुछ रिफॉर्म्स लाए गए देश के अंदर और इस रिफॉर्म्स को लाने के बाद सेविंग्स में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली और उस बढ़ोतरी को यहाँ पे हम कह सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। समझ आई बात आपको? अब देखिए, इन्वेस्टमेंट जो कि मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में है, ये क्या करता है, ये इंक्रीज, जैसे क्या हो सकता है, आप भाई क्या कर सकते हो, इंक्रीज इन कैपिटल मशीनरी स्टॉक, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, एंड आफ्टर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब यूसेज ऑफ मशीन, उसे कहते हैं यहाँ पे नेट कैपिटल फॉर्मेशन। फिर समझो, यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट आप मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में करते हो तो ये इंप्लाई करता है इंक्रीज इन कैपिटल, जैसे कि मान लो मशीनरी, ठीक है, क्या मशीनरी, और आपने यहाँ पे खर्चा करा, इन्वेस्टमेंट करा मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में, तो क्या हुआ, मशीनरी आपने बढ़ा दी है, मशीनरी पे आपने खर्चा करा या फिर स्टॉक पे आपने खर्चा करा, जैसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा, ग्रॉस में सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो क्या बच जाता है, नेट, ठीक है, तो ये कहते हैं नेट कैपिटल फॉर्मेशन। अब आप कहोगे डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यूरिंग टाइम। अब ये समझो कि एक मशीन लेकर आए हो, कुछ भी लेकर आए हो मशीन, तो ऐसा तो है नहीं आज से 10 साल बाद उस मशीन को बेचोगे तो सेम रेट में बिक जाएगी, नहीं बिकेगी ना। तो मान लो कि आज आप 1 लाख रुपए की मशीन लेकर आए और आपके 10 साल बाद जब उसको बेचने पहुंचे तो वो सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए में बिक रही है, ठीक है, तो मतलब इतने 10 सालों में 80,000 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है, तो मतलब 8,000 रुपए हर साल जो है उसकी वैल्यू कम हो रही है, समझ गए। और जो ये वैल्यू कम हो रही है इसी को बच्चे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। उसका ही जैसे एक ऑपोजिट जो है कॉन्सेप्ट होता है, वो उसे कहते हैं एप्रिसिएशन, जब इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यूरिंग टाइम होता है, जब वक्त के साथ साथ किसी भी जो एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है। अब रियल एस्टेट में वगैरह में मान लो, चलो अभी फिलहाल हम डेप्रिसिएशन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जब डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे इसमें से, तो क्या आपके सामने निकल के आ जाएगा नेट कैपिटल फॉर्मेशन। तो दोनों बात समझ गए, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, नेट कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। अब यहां देखो, ग्रोथ जो है सिर्फ तभी इंक्रीज हो सकती है विद द कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन से ही यहाँ पे ग्रोथ बढ़ेगी। और जो इंपॉर्टेंस है इन्वेस्टमेंट भी इन एन इकोनॉमी, इस वजह से भैया इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। फिर समझो, हमने इन्वेस्टमेंट करा तभी तो कैपिटल फॉर्म हुआ ना, मशीनरी वगैरह आई, स्टॉक वगैरह बढ़ा, तो इसलिए जब कैपिटल फॉर्मेशन हुआ तभी हमारी ग्रोथ भी बढ़ी। तो जब यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन से ग्रोथ बढ़ रही है, इसका मतलब है, और कैपिटल कैसे फॉर्म हो रहा है, इन्वेस्टमेंट से फॉर्म हो रहा है, इसलिए इन्वेस्टमेंट हमारे लिए हो जाता है जरूरी। समझ आ गई बात? इसलिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, अगर मारुति यहाँ पे डिसाइड कर ले कि एक नया प्लांट जो है वो सेटअप करेगी और इससे क्या होगा कि ज्यादा कार प्रोड्यूस होने लग जाएंगी मारुति की, इससे क्या होगा, हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी, इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा, लोगों की इनकम बढ़ जाएगी। तो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, इन्वेस्टमेंट से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। समझ गए? आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब देखिए, जब इन्वेस्टमेंट मॉडल जो है भैया, व्हाट इन्वेस्टमेंट मॉडल हैड बीन फॉलोड बाय इंडिया इन द पास्ट, हमारे पास्ट में जो भारत है भैया, हमारा देश जो है वो कौन सा इन्वेस्टमेंट मॉडल फॉलो करता था, अब ये बात करते हैं। तो ट्रेडिशनली ये पढ़ रहे हैं ना, तो ट्रेडिशनल मॉडल की बात करें तो ट्रेडिशनली पहले क्या था, यहाँ पे 2 तरह के मॉडल्स हुआ करते थे इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। एक होता था टॉप डाउन इन्वेस्टमेंट, और जो दूसरा था वो हुआ करता था बॉटम अप इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? टॉप डाउन इन्वेस्टमेंट, बॉटम अप स्टेट इन्वेस्टमेंट। तो जो पहला मॉडल है, जो टॉप डाउन इन्वेस्टमेंट था, इसका मतलब ये था कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं बेसिक कैपिटल और कोर इंडस्ट्री में, जैसे कि क्रूड ऑयल इंडस्ट्री में, स्टील में, सीमेंट में, पावर जनरेशन वगैरह में। समझ रहे हो? तो क्या कर रहे हैं हम, जब बेसिक इंडस्ट्रीज में, बेसिक कैपिटल या कोर इंडस्ट्रीज में कर रहे हैं, समझ गए क्या, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, आपका स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, पावर जनरेशन वगैरह हो गया। तो इससे क्या होता है, इससे इन्वेस्टमेंट होता है कुछ दूसरी इंडस्ट्रीज में, और फाइनली इन्वेस्टमेंट होता है कंज्यूमर गुड्स में, ठीक है, विच वुड देन ड्राइव मोर इन्वेस्टमेंट इन द कोर इंडस्ट्रीज। समझ गए? अब देखो, इससे क्या होगा, इससे जो है ये इन्वेस्टमेंट दूसरी इंडस्ट्रीज में होने लगेगा, और फाइनली इन्वेस्टमेंट जो है वो कंज्यूमर गुड्स में होगा, और उसके बाद होते धीमे धीमे यही जो है इन्वेस्टमेंट फिर से इन कोर इंडस्ट्रीज में लग जाएगा। तो ये टॉप डाउन अप्रोच हो गई, इसकी टॉप डाउन इन्वेस्टमेंट हो गया।
दूसरा वाला जो है बॉटम अप वाला, ये फोकस करता है स्मॉल और विलेज इंडस्ट्रीज में। ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में हो गया टॉप डाउन, और ये छोटे से बड़ा ऐसे मान लो बॉटम अप से बात कर लो तो भैया ये बॉटम वाली क्या होती है, छोटी छोटी स्मॉल विलेज इंडस्ट्रीज। और उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पे ये धीमे 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 ऊपर की तरफ बढ़ेगी, ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट होता है ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। थोड़े वक्त के बाद ये अच्छा यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलने लगते हैं। अब देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद की बात है कि इंडिया ने सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट मॉडल अडॉप्ट करा था अपने सेकेंड 5 ईयर प्लान में, वो किया था टॉप डाउन इन्वेस्टमेंट मॉडल। समझ रहे हैं? और ये नया कॉन्सेप्ट जो है, ये इन्वेस्टमेंट का जो था, इसे थ्रू कैसे किया जाता है, थ्रू पब्लिक सेक्टर। यहाँ मतलब जो है सरकार वगैरह खर्चा करती थी, इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करती थी, है ना। जब हम चैप्टर 18 अपना पढ़ेंगे प्लानिंग इन इंडिया वाला, तो हम और अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। खैर, प्री रिफॉर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो कैसे किया जाता था, ये पब्लिक सेक्टर के थ्रू किया जाता था। मतलब जब रिफॉर्म्स नहीं आए थे इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो पब्लिक सेक्टर खर्चा कर रहा जाता था, और पब्लिक सेक्टर जो है वो खर्चा करता था कोर एरियाज में। कैसे, अपने बजटरी एलोकेशन, मतलब बजट में आता था कि भैया इतना इतना पैसा हम इन इंडस्ट्रीज में जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स वो ये थे, उद्देश्य ये था कि हम कैसे अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल एरियाज में, कैसे खुद को आत्मनिर्भर बनाएं, सेल्फ रिलायंट बनाएं, और एक भैया ये करें कि हम एक ड्राइवर बने इंडस्ट्रियलाइजेशन का, और हमारी ग्रोथ इकोनॉमी की बढ़ जाए, क्योंकि हमारी हालत तो बहुत ज़्यादा गंभीर थी ना। समझ रहे हैं? तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को जो है कह सकते हो आपकी बेसिक कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर कोर इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। कोर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्योंकि हम कोर और क्रिटिकल एरियाज में ही अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पे पहला, इंडिया जो पास्ट की बात करें तो आप कैरेक्टराइज कर सकते हो बाय लो सेविंग्स। तो मैंने आपको बताया ना कि इंडिया के अंदर जब स्टार्टिंग में सेविंग्स लो थी और लो इन्वेस्टमेंट था, और इसलिए लो ग्रोथ था। तो मैंने आपको बताया ना कि लो ग्रोथ साइकिल में हमारा देश फंस गया था। और दूसरी बात ये कि सरकार हमेशा से जो है इसका बाइंडिंग रिसोर्स कंस्ट्रेंट था अराइजिंग आउट ऑफ इंक्रीज सोशल सेक्टर स्पेंडिंग। क्योंकि देखो उस समय सरकार बहुत ज़्यादा खर्चा करती थी सोशल सेक्टर पे, है ना, कि मतलब समाज का हित हो जाए, समाज का हित हो जाए, समाज का हित हो जाए। प्लस सब्सिडी देती थी फूड ग्रेन्स पे बहुत ज़्यादा, फर्टिलाइजर्स वगैरह पे बहुत सब्सिडी देती थी। तो ये सारा कुछ खर्चा जो सरकार करती थी, तो इसकी वजह से क्या था कि सरकार के पास पैसा बहुत कम बचता था कि वो कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर पाए, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़रूरत थी, भुखमरी की हालत थी उस समय। और गवर्नमेंट जो है वो अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ा नहीं सकती थी, इतना पैसा थोड़ी ना था, लोग ऐसे ही इतने परेशान थे, टैक्स रेवेन्यू कैसे बढ़ा देती। समझ रहे हो ना? तो इससे क्या था कि फिजिकल डेफिसिट भी बहुत बढ़ रहा था। क्या करती भाई, लोन वगैरह लेने लगी, डेप्थ वगैरह लेने लगी, क्योंकि होता क्या है कि जब खिलाने को गरीब जनता ज़्यादा हो और यहाँ पे पैसा हो कम, और तो भैया इंपॉर्टेंट जगहों पे इंडस्ट्रीज में अपनी ग्रोथ बढ़ाने की बजाय आप पहले उस भूखी जनता को खिलाओगे ना, और उस जनता से टैक्स ज़्यादा ले भी नहीं सकते क्योंकि उसके पास तो पैसा ही इतना नहीं है। अब तीसरी बात ये कि यहाँ पे सरकार जो है वो एक इनएफिशिएंट स्पेंडर है। मतलब इसका जो खर्चा वगैरह करती है कैपिटल फॉर्मेशन में, वो इनफेक्टिव रहता है। क्यों रहता है इनफेक्टिव? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे खर्चा करती है, उसमें यहाँ पे देरी होती है कंप्लीट होने में उसको, ठीक है, टाइम ओवररन होता है, देर से कंप्लीट होते हैं ये, जिसकी वजह से कॉस्ट ओवर हो जाता है, मतलब कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ने लगता है। और यहाँ पे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ेगी भाई, जितना डिले होगा प्रोजेक्ट को बनने में उतनी ज़्यादा उसकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। इससे क्या होता है, कैपिटल डीपनिंग, मतलब जो खर्चा है लेबर वगैरह का, वर्कर वगैरह का, वो और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है वक्त के साथ साथ, और इससे कैपिटल एफिशिएंसी मिल ही नहीं पाती। तो ये दिक्कत होती है। चौथी बात ये कि जो फोकस है पुराने इन्वेस्टमेंट मॉडल का, जो फोकस हुआ करता था वो था कि हम यहाँ पे कैपेसिटीज बढ़ाएंगे, है ना, अलग अलग एरियाज में कैपेसिटीज बढ़ाएंगे जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है इंडिया के अंदर उससे, या फिर टेक्नोलॉजीज हम दूसरे इकोनॉमीज से लेके, और यहाँ पे सेम इन्वेस्टमेंट मॉडल जैसे कि पुराना यूएसएसआर, मतलब सोवियत यूनियन जो पुराना यूज करता था, उसको हम भी यूज करेंगे। पांचवी बात ये कि ये मॉडल अलाउ करता था फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल तो फॉर्मेशन के लिए अलाउ कर रहे हैं मॉडल, बट लिमिटेड मैनर में, ठीक है, कि मतलब हाँ कैपिटल फॉर्म करोगे बट यहाँ पे लिमिटेड मैनर में इसको तुम फॉर्म कर सकते हो। क्लियर है? बट एंड नॉट टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज इंटेंसिव ड्रिवन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे टेक्नोलॉजी और नॉलेज ड्रिवन इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, हाँ कैपिटल फॉर्मेशन जरूर होगा। समझ रहे हो? तो ये एक बात है, टेक्नोलॉजी और नॉलेज ड्रिवन इन्वेस्टमेंट कोई अलाउ नहीं करता था। उसके बाद छठी बात ये कि विद द लैक ऑफ फोकस ऑन प्रॉफिट्स
and with other social responsibility, public sector did not have sufficient resources to augment investment in the economy। अब मसला क्या था कि यहाँ पे इनका फोकस ये नहीं था कि हम प्रॉफिट्स वगैरह बढ़ाएं या मतलब और चीज़ें देखें, तो यहाँ पे फोकस जो प्रॉफिट्स पे था उसकी कमी थी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी कि भाई जनता के लिए ज़्यादा करना है भले हम यहाँ पे प्रॉफिट ना कमाएं। तो इससे पब्लिक सेक्टर जो है इसके पास कुछ ज़्यादा बचता ही नहीं था कि वो इन्वेस्टमेंट करे इकोनॉमी में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब पैसा उतना ही है, खर्चा आप कर दोगे फ्री में चीज़ें देने के लिए, तो फिर पोटेंशियल चीज़ों पे इन्वेस्ट कैसे करोगे, ये बात है। और फाइनली सेवेंथ बात ये कि उस समय क्लोज्ड और रेगुलेटेड इकोनॉमी थी, तो यहाँ पे कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था सेविंग्स का और पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट का। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आया वो आया न्यू इन्वेस्टमेंट मॉडल्स का। क्या है ये समझते हैं। देखिए, अब जब हमारी इकोनॉमी यहाँ पे ओपन हुई, मतलब क्लोज से जब ओपन इकोनॉमी की तरफ बढ़ी, जब रिफॉर्म्स और आए, जब हमारी भाई लिबरलाइजेशन हुआ, तो इससे क्या है कि यहाँ पे नए नए और इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हमारे अंदर आने लग गए कि अब हमें क्या था कि और हम इन्वेस्टमेंट जो है लेकर आएंगे, लेकिन भाई कैसे कि अपने आप को क्वांटिटेटिव से शिफ्ट करके यहाँ पे क्वालिटेटिव में, साथ में जो ट्रेडिशनल है उससे शिफ्ट करके टेक्नोलॉजी और नॉलेज इंटेंसिव, और साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग से शिफ्ट करके अब एफिशिएंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। तो अब ये सब चीज़ें हम लोग लाने लग गए। अब यहाँ देखिए एक एक हेड के अंदर चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो जो इकोनॉमी ओपन हुई तो इससे क्या हुआ कि नए नए और जो है आए इन्वेस्टमेंट के और रास्ते बनने लगे, स्पेशली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के। क्यों? क्योंकि उस समय तो जब मैंने आपको बताया ना पब्लिक सेक्टर सरकार ही खर्चा कर रही थी, और अब क्या हुआ प्राइवेट सेक्टर को एंट्री मिली तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आने के चांसेस बढ़े। इससे क्या हुआ इन्वेस्टमेंट लेवल हमारे इकोनॉमी का और बढ़ा, बट with a difference of investment earlier being in a public sector domain now to private sector investment। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस था कि पहले यहाँ पे पब्लिक सेक्टर डोमेन में इन्वेस्टमेंट था, अब यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रहा था प्राइवेट सेक्टर में। समझे? रिफॉर्म्स के बाद ज़्यादातर रोल क्या हुआ, जो प्राइवेट सेक्टर का रोल था बच्चों रिफॉर्म्स के बाद, है ना, एक लिबरलाइज इन्वायरमेंट में, वो मतलब लिबरल था, आज़ाद थी चीज़ें। इससे जो क्या हुआ कि इससे जो प्राइवेट सेक्टर था अब यहाँ पे इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में काम करने लगा, और सेम टाइम विद द न्यू विंडोज ऑफ अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज। मतलब देखो जो चीज़ें यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थी जिनका यूज़ नहीं हो पा रहा था, अब यहाँ पे वो खुल गई प्राइवेट सेक्टर के लिए, और प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे एक आज़ादी से एक कॉम्पिटिटिव मैनर में, अब कई सारे लोग अगर तो एक कॉम्पिटिटिव मैनर में यहाँ पे काम करने लग गया। और इससे क्या हुआ एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार हुआ, है ना, कि जिससे क्या हुआ कि भाई जो हमारे पास कमियां थी, जो चीज़ें नहीं जो सरकार देख पा रही थी, उधर की तरफ चीज़ें बढ़ने लग गई, और इससे यहाँ पे प्रॉफिट्स वगैरह भी बढ़ने लग गए, और इससे और इन्वेस्टमेंट बढ़ा कि भाई एक बात बताओ, जब किसी चीज़ में आप इन्वेस्ट करोगे उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा तो आप उसमें और इन्वेस्ट करोगे ना, तो ये यहाँ पे प्रॉफिट्स होने लग गए थे इसके अंदर। तो इससे क्या हुआ कि सप्लीमेंट्री कोर इन्वेस्टमेंट बढ़ा, और इससे डाइवर्सिफाइड कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा नए नए एरियाज में। देखो दोनों वर्ड का मतलब ये है कि अब मान लो इस जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है और इससे आपको कुछ रिटर्न बढ़िया मिलने लगा, तो अब आप क्या करोगे और इन्वेस्टमेंट करोगे, तो इससे और रिटर्न मिलेगा। तो ये क्या हो रहा है बार बार इन्वेस्टमेंट ही आप कर रहे हो और प्रॉफिट पा रहे हो, तो और इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अलग अलग तरह का कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो कि हर एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हो कहाँ कहाँ करें ताकि आपको पैसा बदले में मिलने लग जाए। तो इससे ये चीज चक्का घूमने लग गया इकोनॉमी का। क्लियर है? तो ये मॉडल जो है वो डिफरेंट था इस पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि उस समय ज़्यादातर जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट था। ठीक है कि भाई कैपेसिटी कैसे बिल्ड करी जाए, और अब क्या था ये एफिशिएंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट था कि भैया जहाँ से पैसा आएगा हम वहाँ पे करते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होने लगा, अलग अलग इंडस्ट्रियल बेस डाइवर्सिफिकेशन हुआ इंडस्ट्रियल बेस का। फिर साथ में यहाँ पे जो ग्रोथ का प्लान था वो उसे भी और उठाने में मददगार साबित हुआ, है ना, जैसे इंडिया के केस में अगर हम देखें तो ये कुछ बात होती है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की, बहुत ही आसान है। अब देखो यहाँ पे इसी के अंदर जो दूसरा था वो था लेवरेज्ड इन्वेस्टमेंट्स। ये क्या था? ये दूसरा इन्वेस्टमेंट मॉडल है ना, जिसे इंडिया के अंदर लाया गया था। ये कॉन्सेप्ट था आपका पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप का, जिसे आज भी हम पीपीपी मॉडल कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप। अब यहाँ पे क्या है, इसको यूज करा गया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए कि भैया कुछ पैसा सरकार दे रही है कुछ पैसा प्राइवेट लगा दे। समझे? ऐसा इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हो, इसे कहते हैं हम लेवरेज्ड इन्वेस्टमेंट्स। क्या कहते हैं? लेवरेज्ड इन्वेस्टमेंट्स। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चैप्टर में पढ़ा है। खैर
ब्रीफली आसान तरीके से बताऊँ कि ये मॉडल क्या कर रहा था, ये मॉडल देख रहा था, एडवांटेजेस देख रहा था, स्ट्रेंथ के दोनों ही गवर्नमेंट के एज़ वेल एज़ प्राइवेट सेक्टर के फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड ऑपरेशंस बाय द प्राइवेट सेक्टर फॉर अ लिमिटेड पीरियड। अब यहाँ पे क्या है मतलब, देखो यहाँ पे सरकार और साथ में जो प्राइवेट सेक्टर का बंदा है ना, प्राइवेट सेक्टर है, दोनों की ही स्ट्रेंथ देखी गई, है ना, कि क्या हमें इससे क्या-क्या फ़ायदा मिल सकता है। खासकर अगर हम कहें अलग-अलग इंफ्रास्ट्रक्चर क प्रोजेक्ट्स को करने में, और यहाँ पे जो काम करेगा वो करेगा प्राइवेट सेक्टर एक लिमिटेड पीरियड के लिए। जैसे मान लो कि एक ब्रिज बनाना है ना, बहुत ही छोटा एग्जांपल, एक ब्रिज बनाना है तो सरकार ने कहा ठीक है, ये ब्रिज तो उनका होगा लेकिन आप एक काम करिए, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को अपॉर्च्युनिटी दे के आप यहाँ पे काम करो। हर चीज़ सरकार अपने सर पे क्यों उठाएगी? ठीक है, थोड़े फ्री भी है अपने कामों से। तो यहाँ पे कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए अगर हम देखें तो काम करने का, इसको बनाने का काम दे दिया प्राइवेट सेक्टर को। तो एक तरीके से साथ में पीपीपी मॉडल हो गया ना, कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जिसे कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पे क्या है कि भैया देखो, रिसेंट टाइम में अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ सवाल ये उठते हैं इस मॉडल को लेके, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की थोड़ी कमी है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा क्या कहते हैं, धुंधलापन है इस मॉडल में, है ना। अगर हम मॉडल कंसेशनर एग्रीमेंट की बात करें यहाँ पे, तो जो कि सरकार और प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में होता है, एक एमसीए एग्रीमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं, जो सरकार और प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में होता है। ये थोड़ा यहाँ पे, ये इसमें काफ़ी एम्बिग्यूटीज़ हैं, ये क्लियर नहीं है चीज़ों में। और यहाँ पे रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी होना चाहिए फॉर द इंटर से डिस्प्यूट। जो भी दिक्कत आती है इसके लिए एक रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए, अगर मान लीजिए कोई दिक्कत आती है प्राइवेट पार्टीज़ की तरफ से या सरकार की तरफ से। तो ऐसे जो चीज़ें होती हैं, ये इससे भाई जो भी हमारा मॉडल है जो इंडिया में यूज़ होता है, ये थोड़ा अपनी पटरी से उतर जाएगा। फिर भाई अगर मान लो ऐसा कुछ हो जाए कि यहाँ पे जो भी काम चल रहा है उसमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर के बीच में ही जो है नाटक हो जाए, तो फिर जो काम हो रहा है उसमें दिक्कतें आएंगी कि नहीं आएंगी? तो इस मॉडल के साथ कोई गलत नहीं है। अगर मान लीजिए जो भी काम हो रहा है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी अगर सही से हो प्राइवेट पार्टी की और सरकार की, क्लियरली हो चीज़ें, तो ये बहुत ही अच्छा है, मॉडल बहुत ही अच्छा है। लेकिन बीच में दिक्कतें जो अगर बढ़ जाती हैं तो फिर भाई डेवलपमेंट की बजाय बिल्कुल पता नहीं होने जाएगा। अब देखिए, सेम ये है कि जहाँ पे भी टोल्स वगैरह को लगाया जाता है, टोल टैक्स देते हैं ना आप, कभी रोड से जाते हैं इधर से उधर, तो जहाँ पे भी टोल्स वगैरह को लगाया जाता है वहाँ पे सब कुछ पता हो कि भैया डिस्प्ले हो प्रॉपर डिटेल्स प्रोजेक्ट की, कि मतलब कितना टोल लगाया जाएगा, कितने वक्त तक लगाया जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर जो टोल लगाए जाते हैं वो राउंड ऑफ नहीं होते हैं। जैसे मान लो अगर 18 रुपये है, तो 18 रुपये को यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी बाद में चेंज की, थोड़ा सा प्रॉब्लम, कन्वीनियंस की प्रॉब्लम आएगी। तो करना क्या चाहिए इसके लिए, कि मान लो 18 रुपये है तो इसको बढ़ा के 20 रुपये कर दो, और जो 22 रुपये 22 है उसे घटा के 20 रुपये कर दो। तो इससे रेवेन्यू की कॉस्ट, रेवेन्यू भी यहाँ कम नहीं हुआ और थोड़ा सा कन्वीनियंस भी बढ़ गई। तो ये कुछ किया जा सकता है। या तो इन्होंने यहाँ बताया कि आप एग्जिस्टिंग टोल्स में आप स्मार्ट कार्ड्स वगैरह लेकर आओ। खैर जो अभी हम फास्टैग लेकर आ गए हैं, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो खैर हमारे ये भी अब अनाउंस हो रहा है धीमे धीमे कि हम टोल बूथ ही हटा देंगे, है ना। सरकार कह रही है कि टोल बूथ हटा देंगे यहाँ से, और अब क्या करेंगे भाई, कैमरे वगैरह लगा देंगे, उसी से फ़ोटो खींचेगी जब आप क्रॉस करोगे, तो उसी से ही आपसे अकाउंट पे पैसा कट जाएगा। अब देखिए ये हो सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इशू देखिए क्या आता है टैक्स वगैरह में, एक ये होता है कि हर एक गेट यहाँ पे अलग आपको देना पड़ता है। अगर आप दिल्ली से पहुंचे कहीं बाहर गए, मान लो चंडीगढ़ भी गए, तो आपको कई जगह पे टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो ये गलत है, आप एक जगह कर दो, ऐसा कुछ किया जाता है। एग्जाम्पल ये हो सकता है कि 10 जगह देने से अच्छा एक ही जगह दे दिया जाए पैसा, है ना। तो फर्स्ट गेट पे दे दिया जाए, बाकी सारा जो है इंसान को भी क्लियरिटी हो जाएगी, चिल हो जाएगा वो भाई। तो 5 ही जगह देने से अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको टेक्नोलॉजी इनेबल करना चाहिए, और इससे वेटिंग टाइम भी रुक जाएगा, खत्म होगा। हालांकि फास्टैग के बाद चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक हुई हैं, लेकिन तब भी अभी खत्म नहीं हुई हैं चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फास्टैग लिया नहीं है। अच्छा, दूसरा वेरिएंट जो कि एग्जिस्टिंग ट्रिपल पी मॉडल का है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का है, ये है कि भैया हम एडिशनल ब्रिंगिंग एन एडिशनल पी, एक और पी लेकर आए, वो होगा चौथा पी, पीपल के लिए। क्या होगा ये, पीपल के लिए होगा। और इस वेरिएंट में एक जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है इस पीपल की, ये इन्वॉल्व होगी प्रोजेक्ट में राइट फ्रॉम द कंसेप्शन स्टेट ऑफ द प्रोजेक्ट बिल्डिंग। भैया जहाँ से ये कॉन्सेप्ट है जब तुम लेकर आओगे, तो देखेगी ये जो पीपल वाला है, जो नेक्स्ट पी है, ये ध्यान रखेगा कि कितना प्रोजेक्ट जो है क्या है, सीन क्या है, प्रोग्रेस कितनी है इस प्रोजेक्ट की। ठीक है, मॉनिटर करता रहेगा इन चीज़ों को। और इससे क्या होगा कि यहाँ पे एक बार जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो यही पीपल, क्योंकि ये स्टार्टिंग
स्टार्टिंग से इस प्रोजेक्ट से जुड़े थे तो इसको मेंटेन करेंगे भी। भाई अगर कुत्ता लेकर आओ घर में और उसे बचपन से पालो तो बड़े होते होते फिर उसका ध्यान रखने लग जाओगे ना। तो यही चीज़ यहाँ पे भी है कि यहाँ पे जब स्टार्टिंग से ही आपको इन्वॉल्व किया जाएगा, अपना घर बनवाते हैं तो स्टार्टिंग से अगर आप बनवाते हैं तो उसका बड़ा ख्याल रखते हैं, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी। क्लियर है? अब तो ये पी 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 हो जाएगा, इतनी बारी बार हॉर्न बजेगा पी 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 पी। ठीक है, ये मॉडल जो है इसको यूज़ करेंगे पब्लिक सेक्टर सेंट्रिक इन्वेस्टमेंट के लिए, स्पेशली जो कि सोशल सेक्टर प्रोग्राम में खर्चा किया जाएगा या इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उस जगह पे। सही है। इसको आप ऐसे कह सकते हो सोशल हेल्थ जो है एक्टिविस्ट है ना, इट कुड बी ए क्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटी अंडर प्राइमरी हेल्थ केयर या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन या रूरल रोड्स या फिर छोटा जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं वगैरह वगैरह। अब देखिए रिसेंटली यहाँ पे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने नेशनल जो डेवलप किया है यहाँ पे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन NETC को प्रोग्राम को, ताकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग रिक्वायरमेंट्स को इंडिया के अंदर मीट कराया जा सके। जैसे कि अब तो खैर चीज़ें आगे बढ़ गई हैं तो किताब से थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि भाई यहाँ पे पूरा यहाँ पे इंटर ऑपरेबल नेशन वाइड टोल पेमेंट सोल्यूशन होगा जिसमें आपका क्लियरिंग हाउस सर्विसेज दी जाएंगी। अगर मान लीजिए कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी जो है दिक्कत होती है, कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, समझे। अब ये जो इंटर ऑपरेबिलिटी है क्यों ये इम्प्लाई होगी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम में। इसमें क्या है कि कॉमन सेट ऑफ प्रोसेस होगा, कॉमन जो हर जगह एक ही प्रोसेस फॉलो होगा। ठीक है, उसके साथ सेम रूल्स होंगे, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वगैरह, है ना। तो इससे क्या होगा कि कस्टमर यहाँ पे अपना फास्ट टैग सिस्टम जो पेमेंट मोड है उसे यूज कर सकते हैं टोल प्लाजास पे। आइए फास्ट टैग बता दें, अब तो खैर आ ही गया है। ये किताब जो है थोड़ा सा उस समय जब ये आ रही थी, लिखी जा रही होगी जब नया एडिशन, तब ये इतना क्लियरली नहीं आया होगा। तो फास्ट टैग ये क्या है, ये एक डिवाइस है जो यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID का यूज़ करता है, इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है ताकि यहाँ पे फटाफट टोल पेमेंट्स कर दे डायरेक्टली वाइल द व्हीकल इज इन मोशन। चलते चलते ही क्लियरली आराम से देखा नहीं, कार के बाहर ऐसा कुछ ऐसा बना रहता है और उससे सीधा स्कैन हो जाएगा, आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। तो फास्ट टैग ये विंड स्क्रीन पे लगा देते हैं, है ना, व्हीकल की विंड स्क्रीन पे लगा देते हैं, इससे कस्टमर यहाँ पे टोल पेमेंट्स डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट से कर देते हैं, जो कि फास्ट टैग से लिंक होता है। फास्ट टैग यहाँ पे आप कह लो कैशलेस पेमेंट हो गया, कुछ फायदे भी हैं जैसे कि सेविंग हो गई फ्यूल पे, टाइम का बच गया कस्टमर्स का। ठीक है, रुकने पे जो भैया टोल प्लाजा पे रुकने पे टाइम खर्चा हो रहा है, या मतलब घंटों लाइन में लगे हुए हैं तो एसी चला के अंदर कार के बैठे हुए हैं तो जो खर्चा हो रहा है, सबसे बहुत ज़्यादा फायदा है। यार अब तो और अच्छी अच्छी बातें करी जा रही हैं। फिलहाल खैर सेकंड टॉपिक को हमने कंप्लीट करा, थर्ड की बात करेंगे। वो कहता है भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब देखो यहाँ पे इकोनॉमी को ओपन करा हमने, तो इसके रिजल्ट पे क्या हुआ कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब यहाँ पे FDI कैपिटल इनफ्लो जो कि फॉरेन से थी, चाहे FDI के फॉर्म में और यहाँ पे FPI के फॉर्म में, मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, दोनों ही तरीके से आने लगी। फिर समझो फॉरेन कैपिटल कैसे आने लगी, एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब FDI के फॉर्म में, और एक यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब FPI के फॉर्म में आने लगी। सरकार ने सिर्फ और सिर्फ रिसेंटली क्लब करा है सारी कैटेगरीज को फॉरेन इन्वेस्टमेंट की एज एन FPI। ठीक है, ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इसको पूरे तरीके से करके FPI के तौर पे सरकार ने अभी मिला दिया है, क्लब कर दिया है। तो इन्वेस्टमेंट मॉडल अब जो बात करता है ये अबाउट FDI which is direct interest of a foreign investor in production और rendering services। अब FDI का मतलब क्या है यहाँ पे, FDI की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि जब यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर का, जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसका डायरेक्ट जो है इंटरेस्ट होता है किसी प्रोडक्शन या किसी सर्विसेज वगैरह को की रेंडरिंग में देने वगैरह में, जिसका मान लीजिए 51% शेयर्स वो कंट्रोल करता हो। और इट कैन बी इनडायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट कब होगा, अगर फॉरेन इन्वेस्टर जो है इसका कंट्रोल कम से कम 26% शेयर्स पे है यहाँ पे, और विच वुड गिव इट मैनेजमेंट कंट्रोल, जिससे उसको मैनेजमेंट कंट्रोल मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्शन या फिर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के लिए कुछ आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो बट डायरेक्टली रन नहीं कर सकते हो। भाई 51% अगर आपके पास शेयर्स है मतलब आप मालिक हो, 26% शेयर है तो एक तरीके से आप मेंबर हो, आप उसके जो है जो भी कंपनी काम कर रही हो उसमें आप जो है कुछ अपनी राय दे सकते हो, उसमें कुछ बात कह सकते हो, लेकिन आप पूरी कंपनी नहीं रन कर सकते। तो ये दो तरह की यहाँ पे डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। अब ये मॉडल जो है ये डोमेस्टिक सेविंग से अलग है। क्यों?
क्योंकि भाई देखो, क्योंकि एज इस इन्वेस्टार एज सप्लीमेंट्री टू डोमेस्टिक से इन्वेस्टमेंट, इससे क्या होता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इवन सेविंग से ज़्यादा बढ़ता है इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर। और मॉडल ये यूज़ करा जाता है चाइना के द्वारा ताकि उनका इन्वेस्टमेंट बढ़े, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो वर्ल्ड की है फटाफट बने। और इसने जो है अगर हम देखें तो इट हैज़ रीडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे आप देखते हो ना कि एफडीआई आता है तो अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हर देश की ज़रूरत बनता जा रहा है। अब कई तरह के फॉर्म्स आपको इंडिया के अंदर बताऊं एफडीआई के, तो एक आपका आता है होली ओन्ड सब्सिडरी, होली ओन्ड सब्सिडी WOS। दूसरा आता है आपका होली ओन्ड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, होली ओन्ड कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया में। तो दूसरा ये होता है। तीसरा होता है आपका जॉइंट वेंचर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, जिसे हम लोग जेवी कहते हैं, है ना, अपने कॉमर्स वालों ने सुना भी होगा। तो भाई जॉइंट वेंचर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इंडिया, जॉइंट वेंचर विद एन इंडियन पार्टनर विद एन मैनेजमेंट कंट्रोल और कंट्रोलिंग शेयर ऑफ 51% टू डायरेक्टली मैनेज द बिजनेस। अब जॉइंट वेंचर क्या है, यहाँ पे मान लो कि फॉरेन कोई बंदा आया और यहाँ पे इंडियन पार्टनर था उसका, मतलब वो आया, उसने किसी इंडियन के साथ पार्टनरशिप कर ली। इसमें दो तरीके हो सकते हैं, ये फॉरेन से आया, इसने इसके साथ पार्टनरशिप कर ली है, अब या तो इस कंपनी में वो 51% शेयर्स खरीद ले या ऐसा कर ले, और या फिर जो है कि कम शेयर्स है तो सिर्फ मैनेजमेंट में यहाँ पे साथ दे, समझे। और चौथा इसके अंदर होता है जॉइंट वेंचर इनटू एन एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ बिजनेस विद मैनेजमेंट कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे ये तरीके हो सकते हैं यहाँ पे। चलो, सारे ऑप्शंस इंडिया के अंदर ओपन है, एफडीआई के जितने ये ऑप्शंस हैं सारे इंडिया के अंदर ओपन है। सरकार वक्त के साथ साथ नोटिफाई भी करती है क्या कैपिंग रहेगी अलग अलग सेक्टर में। 26%, 49%, 51%, 74%, सुना होगा 100%, है ना। तो कितना कहाँ अलाउ करती है सरकार, वो सब कुछ सरकार नोटिफाई करती है टाइम टू टाइम। सरकार ये भी कैसे कह रही है कि हम कैसे सेक्टर वाइज कैपिंग कर दें कई सारे एरियाज में ताकि एफडीआई और बढ़ने लग जाए, तो सेक्टर वाइज कैपिंग और बढ़ाएं। तो भाई और क्या होता है भाई, अगर यहाँ पे 100% कहीं पे एफडीआई अलाउ कर दोगे तो और वो लोग आएंगे कि भैया हम लाओ ये कंपनी खरीद लें, बाहर से आएंगे, लाओ ये कंपनी में अपना पूरा इन्वेस्टमेंट कर दें, यहाँ चलाएंगे, यहाँ हमें प्रॉफिट होगा, समझे। तो सरकार कोशिश करती है कि एफडीआई का जो ये कैपिंग है बढ़ाती रहे। अब देखिए, जो सेक्टर वाइज कैपिंग लगती है ना, कि इस सेक्टर में इतना ही एफडीआई अलाउ है, तो ये कौन नोटिफाई करता है, ये नोटिफाई किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के द्वारा, DIPP के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के अंदर आती है। अब देखिए यहाँ पे एफडीआई के क्या फायदे हैं, यहाँ पे दो अलग अलग फायदे हैं। पहला तो ये कि यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देता है, और दूसरा ये कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है इसे पूरा करने में मदद कर देता है। दोनों ही फायदे हो गए, ठीक है। तो अभी अभी हम इसको जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट चैप्टर को पढ़िए, आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को पढ़ेंगे, यह चीज़ें जब इसमें एक चैप्टर्स में क्लियर हो चुका है। खैर, तीसरी बात करेंगे यहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब दूसरा इन्वेस्टमेंट, मतलब ये एक और इन्वेस्टमेंट मॉडल है, वो इंडिया में जो यूज़ करा जाता है वो ये करा जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स फॉर इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। क्या कि आप यहाँ पे क्या करिए, सेटअप करिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को ताकि इन्वेस्टमेंट आए इंडिया में और यहाँ पे एक्सपोर्ट्स वगैरह बढ़े इंडिया से, ठीक है। और ये इन्वेस्टमेंट अडॉप्ट करा गया था चाइना के द्वारा 70s में, 1970s में, जिसकी वजह से चाइना लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का। और भैया पहले तो ये यूनाइटेड स्टेट्स के पास पोजीशन थी, अब देखिए चाइना कितना भयानक हो गया है। और ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट मॉडल। इसलिए हमने यहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे पढ़ा है इसके अंदर। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल जो कि सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट मॉडल का है, वो ये है कि आप नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट जोन को सेटअप करना। किसको सेटअप करना, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट जोन को सेटअप करना, विच विल बी इंटीग्रेटेड इन इंडस्ट्रियल टाउनशिप, जिसे हम मिलाएंगे यहाँ पे इंडस्ट्रियल टाउनशिप के साथ में। ये यहाँ पे को लोकेट करेगी प्रोडक्शन यूनिट्स को, लॉजिस्टिक्स को, साथ में पब्लिक यूटिलिटीज़ को, फिर रेजिडेंशियल और ग्रीन एनवायरनमेंट को, सबको। और जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा, उद्देश्य होगा, वो क्या होगा कि हम किस तरह से यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर बढ़ा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आउटपुट का शेयर बढ़ा सकते हैं टू अराउंड 25% एज द परसेंट ऑफ जीडीपी ओवर द नेक्स्ट डिकेड। मतलब यहाँ पे अपने अगले 10 सालों में करीब अगर हम जीडीपी से मिलाएं तो कम से कम 25% तक हम यहाँ पे बढ़ा दें अपना मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसका आउटपुट,
समझे? तो ये मॉडल भी यहाँ पे इसका एम क्या है कि हम एम्प्लॉयमेंट को डबल करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सेम पीरियड में एम्प्लॉयमेंट को भी डेवलप कर देंगे, सॉरी डबल कर देंगे, दोगुना कर देंगे, और टैक्स और दूसरे जो फिस्कल बेनिफिट्स हैं ये जो एप्लीकेबल होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, ये भी एप्लीकेबल सेम तरीके से यहाँ पे होंगे इस नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट जोन में भी। ठीक है, अब इनको रिफर करा जाता है आजकल इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स के तौर पे, IMC के तौर पे। तो इतनी बात आपको समझ में आई इसके अंदर। फिर आती है बात वेंचर कैपिटल की। देखो वेंचर कैपिटल क्या होता है पहले समझो। वेंचर कैपिटल एक फॉर्म है फाइनेंसिंग का, जब हम यहाँ पैसा लगाते हैं, थ्रू विच इन्वेस्टर क्या करता है यहाँ पे प्रोवाइड करता है कैपिटल टू स्टार्टअप कंपनीज एंड स्मॉल बिजनेस। अभी जो इन्वेस्टर है, सपोज करो आप कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप एक इन्वेस्टर हो और आप यहाँ पे जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, स्टार्टअप कंपनीज हैं, तुरंत स्टार्ट हो रही हैं, स्मॉल बिजनेस हैं, उनको आप कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, आप कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हो, और ये कैपिटल जनरली कहाँ से आती है, ये फ्रॉम द वेल ऑफ इन्वेस्टर या फिर इन्वेस्टमेंट बैंक से आती है, या कोई भी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आती है। कभी कभी क्या होता है कि टेक्निकल या मैनेजर एक्सपर्टाइज का भी यहाँ पे सम टाइम इट टेक्स इन द फॉर्म ऑफ टेक्निकल और मैनेजर एक्सपर्टाइज एज वेल। ठीक है, ये भी फॉर्म ले सकती है, कभी कतार ऐसा भी होता है। तो ये होता है तुम्हारा आपका वेंचर कैपिटल। अब देखो जो नेक्स्ट आता है वो आता है ये क्लस्टर इन्वेस्टमेंट। क्या है ये समझते हैं। देखिए हमने जो इसमें देखा था सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट, हमने क्या देखा था कि ये मल्टी डायमेंशनल है, मतलब यहाँ अलग अलग इंडस्ट्रियल ग्रुप को ही कवर कर लेगा। लेकिन अगर हम क्लस्टर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसका क्या है, ये प्रमोट करता है स्पेसिफिक सेट ऑफ इंडस्ट्री। क्लस्टर जानते हैं ना कि स्पेसिफिक, तो भैया यहाँ पे ये कुछ इंडस्ट्रीज ही हैं, तो कुछ इंडस्ट्री के सेट को ही ये क्लस्टर स्पेसिफिक जो क्लस्टर इन्वेस्टमेंट है उसमें सिर्फ जो है कुछ ही सेट ऑफ इंडस्ट्रीज को प्रमोट करता है। जैसे मान लो हैंडलूम्स या फिर लेदर या फिर गारमेंट्स या ब्रासवेयर हो गया या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गया, ऐसे कुछ भी, समझ लो आप। तो मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक सेट ऑफ इंडस्ट्रीज को ही यहाँ पे प्रमोट करेगा। और ये क्लस्टर में के अंदर क्या आते हैं, कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी आती हैं जिसमें कुछ फायदे जो है वो इंजॉय करते हैं, जैसे कि लोकेशन हो गई, रॉ मटेरियल कैसे क्या हो रहा है, अवेलेबिलिटी क्या है स्किल्स की, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या अवेलेबिलिटी है, और इसे यहाँ पे सरकार प्रमोट करती है। ये बात भी जानिए, क्लस्टर्स को प्रमोट करा जाता है सरकार के द्वारा। अब देखिए लास्ट में आता है वल्चर कैपिटल। वल्चर कैपिटल, देखिए वर्ल्ड थोड़ा सा नेगेटिव टर्म है, बट यहाँ समझिएगा इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लोग जो हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो फंड को इन्वेस्ट करते हैं एक ऐसी कंपनी में जो कि अनसक्सेसफुल है। अब इंटरप्राइज हो सकता है, इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास कमी है रिसोर्सेज की, ठीक है, और इन रिसोर्सेज की कमी की वजह से वो सक्सेस नहीं पा रही है, वो अपनी भाई जो है प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है। तो क्या होता क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं ऐसी कंपनीज में, और इससे क्या होता है कि भाई वो बाद में इस होप में रहते हैं कि हम इससे प्रॉफिट कमा लेंगे। समझे, या आप कह लो टर्म थोड़ा नेगेटिव हो गया वेंचर कैपिटलिज्म का, जिसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर्स स्टार्टिंग में, वेंचर कैपिटलिज्म में क्या है कि भैया यहाँ पे इन्वेस्टर जो है छोटे छोटे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में उनको प्रॉफिट कैपिटल की जरूरत होती है, समझे, और उससे फिर बाद में प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वल्चर कैपिटल में क्या हो रहा है, वल्चर इसमें क्या मतलब कि भाई अनसक्सेसफुल जो भी फर्म्स हैं या इंडिविजुअल्स या इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी अपने रिसोर्सेज की वजह से अगर वो नहीं बढ़ पा रही हैं, तो उन पे पैसा यहाँ पे लगा के और उससे यहाँ पे प्रॉफिट जो है कमाने के चक्कर में ये चीज़ ये लोग करते हैं। ठीक है, तो वर्चर जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो यूजुअली ऐसी डिसस्ट्रेस्ड अपॉर्चुनिटीज या कंपनीज को देखते हैं जो कंपनी फेल हो रही हो, वहां पे पैसा लगाने के बारे में सोचते हैं, ये फंड्स देते हैं और बिल्कुल कोशिश करते हैं कंपनी उठे। और भाई मेनी दैट हैव बीन अनसक्सेसफुल इज ऑब्टेनिंग क्रेडिट और फंड्स फ्रॉम बैंक एंड अदर इन्वेस्टर्स। अब होता क्या है कि बहुत सारी ऑलरेडी सोच ही रही होती हैं कि हमको कैसे पैसा मिले, ऑलरेडी ले चुकी होती हैं और पैसे की इनको ज़रूरत होती है, समझे। तो यहाँ पे भाई पैसा चाहिए, पैसे चाहिए के चक्कर में क्या है, ये वो अपने शेयर पेयर सब कुछ बेचने को सब कुछ तैयार हो जाती हैं। और जो वल्चर कैपिटलिस्ट होते हैं ये ऐसी कंपनीज को बहुत ही सस्ते दामों में खरीद लेते हैं, और इससे क्या होता है कि बाद में जो है वो उसको चला के और प्रॉफिट में फिर ले आते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये इनका काम होता है, तो ये वल्चर कैपिटल इसको हम बोलेंगे। क्लियर है कि सारे टर्म्स आप बहुत आसानी से आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की, PPP मॉडल की, जो हम यहाँ पे बहुत अच्छे से जानते हैं और आज के टाइम पे तो बहुत सुनते भी हैं। देखिए
ये जो मॉडल है, ट्रिपल पी मॉडल जो है, ये लाता है बेस्ट फ्रॉम बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है? अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है, दोनों की ही एडवांटेजेस देख-दाख के इसका काम होता है। तो ये पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ध्यान मद्देनज़र रख के होता है। कुछ प्रोजेक्ट्स जो हम जो कुछ प्रोजेक्ट फाइनेंस स्कीम्स अगर मैं आपको बताऊँ, तो ये देखिए यहाँ पहले बीओटी मतलब बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। फिर बीओओटी मतलब बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। फिर आता है बीओओ बिल्ड, ओन एंड सेपरेट। फिर आता है बीएलटी जैसे बिल्ड, लीज एंड ट्रांसफर। फिर आता है आपका डीबीएफओ मतलब डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस एंड ऑपरेट। उसके बाद आता है डीबीओटी डिजाइन, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। और उसके डीसीएमएफ आता है डिजाइन, कंस्ट्रक्ट, मैनेज एंड फाइनेंस। तो ये सब अलग अलग तरीके की यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइनेंस स्कीम्स हैं जो मैंने आपको बताई। अब उसके बाद यहाँ पे अगर हम बताएं तो देखिए यहाँ पे कुछ मॉडल्स की बात करेंगे इसके अंदर। पहला आता है आपका हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। क्या है देखिए, इस मॉडल के अंदर क्या होता है बच्चों कि सरकार यहाँ पे कुछ परसेंटेज प्रोजेक्ट की कॉस्ट का प्रोवाइड करती है, डेवलपर को देती है कि आप काम शुरू करो, वाइल जो बाकी का इन्वेस्टमेंट है उसे डेवलपर खुद करेगा। एग्जाम्पल और चेंज कर लेते हैं कि मान लो 100 करोड़ रुपए है, उसको स्टार्टिंग में सरकार ने 30 करोड़ रुपए दे दिए कि भैया आप काम की शुरुआत करो, बाकी के जो है जो भी खर्चा आएगा वो आप करते रहना। तो अब देखिए नेक्स्ट जो आता है वो आता है स्विस चैनल्स मॉडल। क्या है समझते हैं। देखिए ये जो मॉडल है इन्वेस्टमेंट का, इसमें क्या होता है कि प्रोजेक्ट यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर को दे देती है सरकार किसी अनसॉलिसिटेड प्रपोजल पे, कि मतलब यहाँ पे कुछ पता नहीं है चीज़ें के बारे में सही से, वो नहीं है कि मतलब यहाँ पे मर्जी से किया गया, आप ऐसे समझिए अपनी मर्जी से जो उन्होंने प्रपोजल प्रोवाइड करा है किसी प्राइवेट प्लेयर ने, उसके थ्रू यहाँ पे सरकार ने उसको समझा और उसको प्रोजेक्ट यहाँ पे दे दिया। ठीक है? तो ये कहेंगे इसको ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसा हो सकता है सरकार के द्वारा प्लान ना करे गए हों, बट इन्हें काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि भाई ये फिजिकल या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमियां हैं उसे फिल करते हैं। कैसे? मान लीजिए कि कोई नए तरह का इनोवेशन या कुछ भी तरीके से यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स ने प्रोवाइड करा हो और यहाँ पे उसने प्रपोजल इसका दिया हो, हम ये सब चीज़ें करेंगे और इसके ही वजह से सरकार ने उसको वो प्रोजेक्ट दे दिया हो, तो सरकार इसमें डायरेक्ट नेगोशिएशन में प्राइवेट प्लेयर के साथ आती है जो ये प्रपोजल देता है सरकार को। तो ये हो गई स्विस चैलेंज मॉडल। फिर आता है वायबिलिटी गैप फंडिंग। इसका नाम आजकल आप न्यूज़ में बहुत सुनते होंगे। देखिए इसका मतलब ये होता है कि जब एक ग्रांट प्राइवेट प्लेयर्स को दी जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए, ऑफ यूजुअली हैविंग लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। मान लो कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कुछ मान लो कि कोई पुल का निर्माण हो रहा है, बहुत बड़ा पुल है और इसमें बहुत देर लगेगी इसको बनने में, बहुत टाइम लगेगा। तो क्या होता है कि ग्रांट दी जाती है प्राइवेट प्लेयर्स को ताकि भाई ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है ये इसमें इन्वेस्टमेंट की कमी ना हो, इसे सपोर्ट किया जा सके। और ऐसे प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली जस्टिफाइड है बट फॉल शॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल वायबिलिटी। अब होता क्या है कि मान लो आगे आने वाले इन्वेस्टमेंट में, बहुत आगे वाले वक्त में इससे बहुत प्रॉफिट होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें अभी तो पैसा लगाना है ना यार। तो अभी इसमें जो पैसा लगाना है तो इसकी कमी है इसके अंदर, लेकिन हाँ ये इकोनॉमिकली जस्टिफाइड है, आगे प्रॉफिट देंगे देंगे। ठीक है? तो ये इनोवेशन जो थ्रू दिस इनोवेशन प्रोविजन ऑफ ग्रांटिंग असिस्टेंट टू प्राइवेट प्लेयर्स, कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अच्छे बैंकेबल बन जाते हैं और अपने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। मतलब यहाँ पे सही सीन है कि अगर यहाँ पे दिया जाए, असिस्टेंस दी जाए, ग्रांट दी जाए ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को, तो ये अच्छे बन जाते हैं लोग। भैया इसमें फिर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। और हाँ भाई ऑब्वियस बात है, देखो एक बात बताओ, किसी भी चीज़ में अगर आप मान लो मेट्रो बन रही है आपके सिटी के अंदर और उसके अंदर आपको पैसे की ज़रूरत है, भाई आप नहीं बनवा रहे हैं लेकिन जो भी बनवा रहा है उसमें मेट्रो जब बनेगी, जब तैयार हो जाएगी, कम से कम एक फ्रेज़ में आ जाएगी, तब उसमें लोग बैठेंगे और पैसा रिटर्न देंगे। लेकिन जब तक बनेगी तब तक के लिए तो उसमें पैसा लगेगा ही ना, तो इतने टाइम तक पैसा फँसाने के लिए होता है बहुत दिक्कत। तो यही है यहाँ पे कि भैया यहाँ पे ऐसे को ग्रांट देना है ऐसे प्रोजेक्ट्स को। और उसके बाद आखिरी में आता है द राइट मॉडल फॉर इंडिया। तो इतने सारे मैंने इन्वेस्टमेंट मॉडल बताए, ठीक है? ये अभी ही रिसेंटली निकल के आए, स्पेशली पोस्ट रिफॉर्म्स के बाद। एंड ये जो एक्सपीरियंस रहा है हमारे इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ का, उससे भी काफ़ी सारे भाई जो नए नए मार्केट इकोनॉमीज़ निकल के आए भाई, उससे भी यहाँ पे ये सारे के सारे मॉडल्स निकल के आ रहे हैं। तो ये सारे मॉडल जो हैं ये एक दूसरे का ऑल्टरनेटिव नहीं है, बट इन्वेस्टमेंट मॉडल्स के अलग अलग वेरिएंट है। मतलब आप ये कहो कि सारे जो हैं
ये यहाँ पे एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव है, तो ऐसा गलत होगा क्या ना? ये जो इन्वेस्टमेंट मॉडल है इसके अलग-अलग वेरिएंट है, अलग-अलग यहाँ पे ये वैरायटी कह लो एक तरीके से, है ना? इसी के अंदर आएँगे। और बड़े लेवल पे बताऊँ तो इन्वेस्टमेंट इंडिया में जो है वो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो है वो आती है। ठीक है? और आनी भी चाहिए। ठीक है? हैज़ टू बी ड्रिवन, मतलब आनी चाहिए एक तरीके से, कहें सरकार खर्चा करती है लेकिन आनी चाहिए, क्योंकि एफडीआई पे आपने देखा ना, बार-बार स्कीम निकलती है कि भैया एफडीआई कैसे इंक्रीज़ करें? हालाँकि इससे क्या होगा, सरकार का रोल तो बहुत होगा। क्यों? क्योंकि सरकार ही तो पॉलिसी लेकर आएगी, अब सरकार ही तो कैपिंग करती है ना एफडीआई की। तो सरकार अपनी अच्छी पॉलिसी लेकर आए, है ना? और पार्टनरशिप अप्रोच इसकी अच्छी लेकर आए, ताकि भई ऐसा एनवायरनमेंट बनाए जिससे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आराम से आए, ताकि इंडिया जो है वो हाई ग्रोथ में फिर से चला जाए। अभी आपने देखा था ना कि सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से ही कितनी दिक्कतें आई थी, और जो है हमारे देश से कितना इन्वेस्टमेंट चला गया था, फिर पॉलिसीज़ को चेंज किया गया था। तो पॉलिसी बहुत ज़रूरी होती है अगर आपको जो है वो अच्छा इन्वेस्टमेंट हम अपने देश के अंदर रखना है तो। अब देखिए पॉलिसी सपोर्ट में क्या होता है कि अच्छा जो फ्यूचरिस्टिक पॉलिसीज़ हैं बढ़िया तरीके से ड्राफ्ट हो अलग-अलग एरियाज़ में, स्पेशली प्राइसिंग और टैक्स मैटर। अगर आप एक्सेस टैक्स बढ़ा दोगे तो कंपनियाँ यहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल देंगी, डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा। समझे? तो बाहर वाले क्या चाहते हैं कि हमको प्रॉफिट मिले, प्रॉफिट में आप टैक्स हौंक के लगा दोगे तो दिक्कत होगी। तो आपकी प्राइसिंग और टैक्स मैटर्स में अगर पॉलिसीज़ अच्छी हैं, यहाँ पे जो है एरियाज़ हैं ग्रेव कंसर्न के, जिससे इन्वेस्टमेंट्स इकोनॉमी का जो है अफेक्ट कर जाता है। प्राइसिंग ऐसी होनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट आए और सेम टाइम पे जो अल्टीमेट कंज्यूमर है उनका भी जो मतलब है उनका भी जो इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पे हर्ट ना हो। सेम टाइम में ये ऐसी भी हो कि प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, ये नहीं कि मोनोपोली क्रिएट हो जाए। और सेम तरीके से बताऊँ तो यहाँ पे सर्टेनिटी हो टैक्सेस की, टैक्सेस का बड़ा है एकदम से बढ़े ना, पता हो उनको कि कितने क्या टैक्सेस लगते हैं। साथ में यहाँ पे कम्फर्ट ये हो कि भैया ऐसा ना हो कि भैया एकदम ही बढ़ा दी चीज़ों को। समझ रहे हो ना? पॉलिसीज़ ऐसी हों कि वो गोल पोस्ट होनी चाहिए। उसके साथ ये भई सबको चीज़ें एकदम क्लियर हों, सबको दिख रही हों। उसके साथ पार्टनरशिप अप्रोच जो हो इज़ नॉट टू प्रिवेंट बट टू अलाउ, रोक ना हो बट अलाउ हो। जो पार्टनरशिप अप्रोच हो वो ये ना हो कि रोक लगाए, प्रिवेंट नहीं होनी चाहिए बट टू अलाउ होनी चाहिए, या फिर फाइंडिंग अ वे ऑफ गेटिंग थिंग्स परफॉर्म्ड बट विद इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क। मतलब चीज़ें हों, चीज़ें जो हैं, चीज़ें परफॉर्म होनी चाहिए इकोनॉमी के अंदर, बट हाँ, जो पॉलिसी बनाई गई है उस पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर ही चीज़ें होनी चाहिए। तो ये इट इज़ नॉट शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ लेड डाउन प्रोसीजर्स बट लुकिंग एट देम पॉजिटिवली। अच्छे तरीके से देखो अच्छा रहेगा आगे। तो मतलब हम जो वो भी वही जो जिस चीज़ में देरी होती है, क्लियरेंसेस मिलने में देरी होती है, तो ये फटाफट होना। एक सिंगल विंडो अप्रोच जो कि हम आप कर ही रहे हैं कि भाई अलग अलग जगह से हमें क्लियरेंस ना लेना पड़े, कहीं परमिशन लेनी तो अलग अलग ना जाना पड़े, एक ही जगह पे हमें सारी परमिशन मिल जाए, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, दोनों यहाँ पे वो सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए। और एक अच्छा मॉल, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनेगा जब आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है? व्हिच सच इन्वेस्टमेंट कैन बी इंड्यूस्ड, ठीक है? ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए जहाँ पे इस तरह का इन्वेस्टमेंट हो सके। कई सारे एक्ट्स वगैरह को देखते रहो जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि माइनिंग एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट हो गया, या लैंड एक्विजिशन एंड वेरियस लेबर लॉस अलग-अलग तरह के हो गए जो मतलब 1950s के हैं। उनको आप देखते रहिए कि वक़्त के साथ-साथ उनमें क्या बदलाव करने की ज़रूरत है। समझे? रिव्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंडिया कुछ कंट्रीज़ में से एक है आज की डेट में कहें जो कि इन्वेस्टमेंट स्टार्व्ड है। भैया हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ह्यूज लेवल ऑफ रिसोर्सेज़ की भी ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए एफर्ट सरकार को लेने चाहिए बराबर, चाहे वो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, दोनों को ही अपनी कंट्री के अंदर अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि इंडिया की जो ग्रोथ कम हो गई है, उसे यहाँ पे पूरा करा जा सके। तो ये यहाँ पे हमारा होता है ये लेसन कंप्लीट। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ आईएएस, एंड इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक इज इन द description. Along with this, if you want to follow me on Facebook, just like the page Sirf IAS and watch these videos there. And if you want to go for one daily real question, just follow us on Instagram also. And of course, if you want to support me in my work, just press the join button and enjoy the various perks also, and support me in my work also. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.